बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हसानुल मुबीन है। मैं आपका बायोलॉजी का टीचर हूँ। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मियोसिस। इसमें हमने मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज़ 1 स्टार्ट किया था। उसका जो लास्ट फेज़ था हमने पढ़ा डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस के अंदर हमने पढ़ा सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज़ कम्प्लीटेड। क्रोमोसोम की जो सेपरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी आपस में यूनाइटेड हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हो चुका है, उसको रिमूव कर दिया गया है, और क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन है वो हो चुकी है मैक्सिमम। आगे हम स्टार्ट करेंगे मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 के अंदर क्या होगा, जैसे ही प्रोफेज 1 का एंड होता है, इख्तिताम होता है, और जैसे ही मेटाफेज 1 का स्टार्ट होता है, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको डिसऑर्गेनाइज कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है जी, यहाँ से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से रिमूव होना शुरू हो जाती है, और मेटाफेज 1 के अंदर जाके जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रिमूव हो जाती है। इसके बाद स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट। जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो बनना शुरू होते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, दीज आर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर जो सेंटर में एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जिसको हमने कहा था काइनेटोकोर, ये स्पिंडल फाइबर्स वहाँ जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो पोल फाइबर्स हैं, एक स्पिंडल फाइबर्स वो हैं जो क्रोमोसोम की जो काइनेटोकोर है वहाँ पे अटैच होते हैं, और दूसरे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं जो अटैच नहीं होते क्रोमोसोम से, उनको हमने क्या नाम दिया, पोल फाइबर्स। पोल फाइबर्स क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होते, ये आपस में ही अटैच हो जाते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट अटैच टू काइनेटोकोर फ्रॉम ईच पोल। दोनों पोल से, ऑपोजिट पोल यानी कि इस साइड से भी और इस साइड से भी, दोनों जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो यहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं, अरेंज बाइवेलेंट एट इक्वेटर। अब हमने कहा था कि जो ये स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया, बाइवेलेंट। इसको क्या कर दिया गया, अरेंज कर दिया गया सेल के इक्वेटर पे। तो इस तरह एक प्लेट बन जाती है, इसको हम क्या नाम देते हैं, मेटाफेज प्लेट का नाम देते हैं। तो इसके अलावा सिस्टर क्रोमेटिड्स बिहेव एज अ यूनिट। बाइवेलेंट के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये इस क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये एज अ यूनिट बिहेव करते हैं। क्यों बिहेव करते हैं, बिकॉज दे आर अटैच। ठीक है जी, दोनों जो हैं आप सिस्टर क्रोमेटिड एक यूनिट के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं। क्यों बिहेव करते हैं जी, क्योंकि आपस में ये क्या है, अटैच होते हैं। तो ये था मेटाफेज 1। आगे हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 के अंदर क्या होता है, जो काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच थे वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं इनका साइज कम होता है, तो ये क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, पुल कर देते हैं। पहले सेंटर में थे क्रोमोसोम, जैसे ही पुलिंग होती है ये अपने अपने पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्रोमोसोम्स को क्या करते हैं, सेपरेट करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो पोल फाइबर्स हैं वो इलोंगेट कर जाते हैं। हमने कहा था पोल फाइबर्स वो फाइबर हैं जो क्रोमोसोम से अटैच नहीं होते हैं, ये इलोंगेट करते हैं, और जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसके नतीजे में क्या होगा, पुल इंडिविजुअल क्रोमोसोम टुवर्ड्स रिस्पेक्टिव पोल। अपने अपने पोल की तरफ ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को पुल करना शुरू कर देते हैं। तो पहले क्रोमोसोम आपस में अटैच थे, और इसको ऐसे शो किया जाए, जब इसको पुल किया जाएगा तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इनके पोल की तरफ क्या होते हैं जी, सेपरेट हो जाते हैं, पुल कर लिया जाता है। इस तरह ये भी सेपरेट हो जाएंगे। तो ईच पोल रिसीव हाफ ऑफ टोटल क्रोमोसोम। एक हर पोल के पास क्रोमोसोम्स का जो हाफ सेट है वो आ जाता है। पहले क्रोमोसोम यहाँ पे 4 थे, 1 2 3 4। अब क्रोमोसोम देखें, जब क्रोमोसोम को सेपरेट कर लिया गया है तो 2 क्रोमोसोम यहाँ पे आ चुके हैं, 2 क्रोमोसोम यहाँ पे आ चुके हैं। तो हाफ क्रोमोसोम जो हैं हर पोल के पास जो हैं वो पहुँच गए हैं। तो इसके अलावा इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन फेज का नाम देते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम के नंबर को रिड्यूस कर दिया गया है, हाफ कर दिया गया है। अब जो पोल फाइबर्स थे, पोल फाइबर्स ने क्या किया है, इलोंगेट किया है, उनकी लंबाई में जो है इजाफा हुआ है। इनकी लंबाई में इजाफा होने की वजह से जो सेल की शेप है
वो क्या होती है, बदल जाती है, वो उसमें बदलाव आ जाता है। तो पोल फाइबर्स के एलोंगेट करने की वजह से सेल की शेप में क्या होता है जी, चेंज आता है। सेल की शेप जो है वो ओवल शेप में बदल जाती है, उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एनाफेज 1 था। एनाफेज 1 में क्या था, कैटोकोर फाइबर्स कॉन्टैक्ट करते हैं और क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देते हैं। इस तरह हर पोल के पास क्रोमोसोम का जो हाफ नंबर है वो आ जाता है। आगे डिस्कस करेंगे हम, हमारे पास क्या है जी, टेलोफेज 1 है। अब टेलोफेज 1 में आप देख सकते हैं इसमें सेल की शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। यहाँ पे सेल की शेप राउंड थी, यहाँ पे सेल की शेप ओवल हो चुकी है। ये सेल की शेप ओवल क्यों हुई है, पोल फाइबर्स के इलोंगेट करने की वजह से। टेलोफेज 1 में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीऑर्गेनाइज, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो दोबारा क्या होती है जी, रीऑर्गेनाइज हो जाती है। क्रोमोसोम के आसपास यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फिर से बनना शुरू हो जाती है अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के एक ये सेट था, एक ये सेट है, इसके आसपास क्या बनती है जी, इसके आसपास क्या बन रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो जाती है। इसके बाद न्यूक्लियाई रीअपेयर, यहाँ पे जो न्यूक्लियाई हैं वो फिर से क्या हो जाते हैं जी, रीअपेयर होते हैं। पहले उसको डिसअपेयर कर दिया गया था प्रोफेज 1 में, टेलोफेज 1 में दोबारा वो क्या होते हैं, उनको बनाया जाता है, वो अपेयर हो जाते हैं। तो दोनों साइड पे जो न्यूक्लियाई हैं वो रीअपेयर हो जाते हैं। इस तरह 2 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड अराउंड हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के हाफ सेट के पास क्या बन जाते हैं जी, 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और क्रोमोसोम जो हैं वो डीकंडेंस हो जाते हैं। पर यहाँ पे क्रोमोसोम एक कंडेंस फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही टेलोफेज 1 आएगा क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन है वो खत्म हो जाती है, उनको डीकंडेंस करवा दिया जाता है। और जब क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं वो दोबारा लूज फॉर्म में आ जाते हैं और दोबारा थिन हो जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, क्रोमोसोम लूज फॉर्म में है और थिन फॉर्म में है। तो एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यहाँ भी हाफ हैं और यहाँ भी हाफ हो चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड, जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है, जिसको हमने नाम दिया था साइटोकाइनेसिस। वो कैसे होगा, जो सेल मेम्ब्रेन है वो बिल्कुल सेंटर से क्या करती है, इन्वेजिनेट करती है। इसकी इन्वेजिनेशन से ये जो मेम्ब्रेन है वो एट द एंड आपस में फ्यूज कर जाती है और जब आपस में फ्यूज कर जाती है तो 2 सेल बन जाते हैं। तो दोनों सेल जो हैं जब बन जाएंगे, जिसमें क्रोमोसोम रिड्यूस हो चुके हैं, हाफ हो चुके हैं, इस तरह जब 2 सेल बन जाएंगे तो मियोसिस 1 का जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा फेज। आगे शुरू करेंगे मियोसिस 2 जी। तो आगे हम डिस्कस करते हैं मियोसिस 2। अब मियोसिस 2 के अंदर क्या होगा, आफ्टर टेलोफेज 1 के बाद 2 डॉटर सेल्स, 2 डॉटर सेल्स बन गए थे। दे अंडरगो स्मॉल इंटरफेज, ये एक बहुत ही छोटे से इंटरफेज में जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही कम टाइम के लिए इंटरफेज में जाते हैं। और इंटरफेज में क्या होता है, नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। उस इंटरफेज के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती, एस फेज नहीं होता। लेकिन यहाँ मैंने एक सेल ड्रॉ किया बिल्कुल स्टार्ट से ही, ये सेल था, पहले ये मियोसिस 1 में गया और 2 सेल्स बन गए, जो अभी डिस्कस कर चुके हैं हम। तो मियोसिस 1 में जाने से पहले ये सेल इंटरफेज से गुजरेगा और उसमें एस फेज होगा, उसमें डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो होती है। यानी कि मियोसिस 1 से पहले इंटरफेज में एस फेज था और उसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होगी। मियोसिस 1 के बाद जब 2 सेल बन जाएंगे और ये 2 सेल्स जो दो डॉटर सेल्स हैं दोबारा जब इंटरफेज में जाएंगे मियोसिस 2 में जाने के लिए, उस इंटरफेज में एस फेज नहीं होगा, नो एस फेज। इसमें डीएनए भी रेप्लिकेट नहीं करेगा। डीएनए पहले रेप्लिकेट किया था मियोसिस 1 से पहले, लेकिन मियोसिस 2 से पहले डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी। तो सेम वही प्रोसेस होगा, मियोसिस 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल्स हैं वो इंटरफेज में जाएंगे, इंटरफेज के बाद मियोसिस 2 में जाएंगे और मियोसिस 2 का जो पहला फेज है वो क्या होगा, प्रोफेज 2। सेम वही इसमें सारा प्रोसेस होगा। प्रोफेज 2 में क्या होगा, यहाँ क्रोमोसोम्स लूज फॉर्म में हैं, डीकंडेंस हैं। प्रोफेज 2 में क्या हो जाएंगे, दोबारा कंडेंस फॉर्म में आ जाते हैं।
इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो मौजूद है, प्रेजेंट है, लेकिन प्रोफेज 2 के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिसअपेयर हो जाएगा। प्रोफेज 2 के बाद क्या होगा, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 में क्या होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रोफेज 2 में ही क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और मेटाफेज 2 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा डिसअपेयर हो जाती है, और क्रोमोसोम जो हैं वो दोबारा खुद को अरेंज कर लेते हैं एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। मेटाफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम सेल के इक्वेटर में क्या हो चुके हैं, अरेंज हो चुके हैं, और साथ अटैच कौन है जी, काइनेटोकोर फाइबर्स। काइनेटोकोर फाइबर्स ने क्या किया, क्रोमोसोम को यहाँ पे अरेंज कर लिया है। इसके बाद क्या होगा, एनाफेज 2। एनाफेज 2 में क्या होगा, क्रोमोसोम्स को सेपरेट किया जाएगा। अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि मियोसिस 1 के अंदर क्या हुआ था। मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस 1 के एनाफेज के अंदर क्या हुआ था कि क्रोमोसोम्स के पेयर से इनको सेपरेट किया गया था, होमोलोगस क्रोमोसोम को सेपरेट किया गया था। लेकिन मियोसिस 2 के एनाफेज 2 में क्या होगा, इसके अंदर अगर हम मियोसिस 2 के एनाफेज 2 की बात करें तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स के पेयर नहीं है, इसमें सिंगल क्रोमोसोम है। इसको क्या किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। जब इसको सेपरेट किया जाएगा तो इसके जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो क्या हो जाएंगे, यहाँ से इस तरह सेपरेट हो जाते हैं। तो एनाफेज 2 के अंदर क्रोमोसोम के जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अपने अपने पोल की तरफ आ जाते हैं। हाफ सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे आ चुके हैं, हाफ क्रोमैटिड यहाँ पे आ चुके हैं। तो 2 सेल में ये काम होगा एनाफेज 2। इसके बाद क्या आएगा आपके पास, टेलोफेज 2 आएगा। टेलोफेज 2 में क्या होगा, जो क्रोमोसोम, जो उसके क्रोमैटिड्स सेपरेट हो चुके हैं, इनके आसपास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन जाती है। हर क्रोमैटिड्स के आसपास क्या बनती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। दोबारा जो न्यूक्लियस है वो अपीयर होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ भी इस सेल के अंदर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि 2 सेल हैं, दोनों सेल में ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बनाई जाती है, जो न्यूक्लियस हैं वो अपीयर होते हैं। तो आप देखेंगे दोनों सेल के अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो बन चुके हैं। इस सेल के अंदर भी 2 न्यूक्लियस हैं, यहाँ भी आपके पास क्या है जी, 2 न्यूक्लियस हैं। जैसे ही दोनों सेल के अंदर न्यूक्लियस बन जाते हैं तो टेलोफेज 2 जो है वो खत्म हो जाती है। आगे आपके पास शुरू होती है साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर क्या होगा, दोबारा से जो सेल की मेम्ब्रेन है वो इनसाइड क्या करती है, इन्वेजिनेट करती है। इसकी इन्वेजिनेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता आपस में ये फ्यूज़ हो जाती है। उसकी फ्यूज़ जब हो जाती है तो जो 2 सेल हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं जी, बन जाते हैं। तो 2 सेल इस सेल से बनेंगे, 2 सेल इस सेल से बनेंगे, टोटल हमारे पास 4 सेल बन जाते हैं। ये चारों सेल के अंदर आप देखेंगे क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो चुके हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम जो है आपके पास 1 2 3 4 थे। जिस सेल को डिवाइड किया, मियोसिस 1 में सेल गया, इसमें क्रोमोसोम दो आ चुके हैं। और जैसे ही मियोसिस 2 का इख्तिताम होगा, मियोसिस 2 के एंड पे आपके पास 4 सेल बन जाते हैं, और चारों सेल के अंदर क्रोमोसोम की जो नंबर है वो क्या है, हाफ हो चुकी है। इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं जी, हैप्लॉइड सेल्स का नाम देते हैं। तो मियोसिस 2 के एंड पे आपके पास 4 क्या बन चुके हैं, हैप्लॉइड सेल्स बन चुके हैं, जिनके अंदर क्रोमोसोम्स जो नंबर है वो हाफ कर दिया गया है। ये आपके पास मियोसिस 2 था। आगे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। जी, तो हम आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मियोसिस। अब मियोसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मियोसिस का जो हमने पढ़ा प्रोसेस, इसका क्या फ़ायदा होता है। मियोसिस के अंदर 2 ऐसे बड़े अहम फिनोमिना हैं, इवेंट्स हैं, जो इसको ख़ास बनाते हैं। वो कौन कौन से इवेंट हैं, उसमें जो पहला इवेंट है वो है क्रॉसिंग ओवर। सेकेंड जो इवेंट है वो है रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। दीज आर 2 सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स ऑफ मियोसिस। ये सिग्निफिकेंट अहम हैपनिंग्स हैं, इवेंट्स हैं मियोसिस के। अब क्रॉसिंग ओवर हमने पढ़ा था, प्रोफेज 1 में होता है। इसमें क्या हुआ था, पेरेंटल क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स। जो क्रोमोसोम थे उन्होंने अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज किया था। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, लार्ज नंबर ऑफ रिकम्बिनेशंस। मैंने यहाँ पे शो किया, एक ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम अपने इस सेगमेंट का एक्सचेंज कर रहा है दूसरे क्रोमोसोम से। इसका मतलब इसका जो डीएनए है वो वहाँ चला जाएगा, यानी कि इसका डीएनए और जीन्स वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, और उस क्रोमोसोम का जो डीएनए है और जीन्स हैं वो इस क्रोमोसोम में शिफ्ट हो जाएंगे। तो डीएनए और जीन्स की मिक्सिंग हो जाती है, इस चीज़ को हम कहते हैं रिकम्बिनेशन। इसी मिक्सिंग की वजह से नई वेरिएशंस आ जाती हैं।
पेरेंट्स से जो आगे नए बच्चे आते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स के स्पर्म और एग में क्रोमोसोम्स की रीशफलिंग होती है, रीशफलिंग हो जाती है, जिससे नया डीएनए, नए जीन्स बनते हैं। तो एट दी एंड जब वो स्पर्म और एग मिलेंगे आपस में, जो नया सेल बनेगा वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। ठीक है जी। इस वजह से जो नया डीएनए बनेगा, जीन्स बनेंगे, वो पेरेंट्स से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से न्यू रिकम्बिनेशन और वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है? रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसका क्या मतलब है? रैंडम कहते हैं जो बगैर अरेंजमेंट के हो, बगैर किसी ऑर्डर के होता है, उसे हम रैंडम कहते हैं। असॉर्टमेंट का मतलब होता है दर्जाबंदी, ग्रुप बंदी जिसे कहते हैं हम। ठीक है जी, कि आप किसी चीज़ के ग्रुप बना रहे हैं, उस चीज़ को हम असॉर्टमेंट का नाम देते हैं ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम हमने पढ़ा था मेटाफेज में अरेंज होते हैं। मियोसिस का मेटाफेज 1 के अंदर क्रोमोसोम जो हैं बिल्कुल सेल के सेंटर में अरेंज होते हैं। इनका अरेंज होना बिल्कुल रैंडम है, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर क्रोमोसोम ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा यही तरतीब रहेगी। ये तरतीब चेंज हो सकती है। यानी कि अगर ए पहले आ जाए, बाद में डी आ सकता है, बाद में सी आ सकता है, नीचे बी आ सकता है। तो जो ये अरेंजमेंट है, जो ये तरतीब है, ये कोई फिक्स नहीं है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रैंडम असॉर्टमेंट का नाम देते हैं। मैंने यहाँ पे शो किया, तो इसमें क्या है मेंशन किया हुआ है? ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के अंदर फिर क्या होता है? क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। तो सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रैंडम। क्रोमोसोम का पहले अरेंज होना भी रैंडम है, और क्रोमोसोम का सेपरेट होना भी क्या है? रैंडम है। दोनों चीज़ें रैंडम होती हैं। पहले क्रोमोसोम अरेंज होंगे, वो भी रैंडम है। क्रोमोसोम जब सेपरेट होंगे, वो भी क्या होगा? रैंडम होगा, फिक्स नहीं होगा। यहाँ मैंने शो किया, देखिए एक ये ग्रुप है क्रोमोसोम का और एक ये ग्रुप है क्रोमोसोम का। ये आपस में इस तरह अरेंज हुआ है। ठीक है जी। और यहाँ पे जब इसे सेल ये आगे डिवाइड करेगा, सेल बनेंगे आगे, तो इसका हाफ सेट यहाँ पे आ जाएगा। ये मैंने ब्लैक में शो किया, रेड में शो किया, ये इस सेल में आ जाएंगे। बाकी जो दोनों ब्लू वाले हैं वो इस सेल में आ जाते हैं। ठीक है जी। एक तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी है, एक ये केस है। अगर इसी को हम चेंज कर दें, इसका जो तरतीब है वो चेंज भी हो सकती है। यानी कि क्या हो सकता है? देखिए अब यहाँ पे आपके पास मैंने ब्लैक वहाँ शो किया, ब्लू यहाँ पे आ गया। अब इससे जो सेल बनेंगे, इसमें देखिए अब जो सेल नए बनेंगे उसमें क्या होगा? इसमें देखें ब्लू और रेड आ चुका है, इसमें ब्लैक और ब्लू आ चुका है। लेकिन ऊपर देखें, ऊपर जो है क्रोमोसोम चेंज है, यहाँ क्रोमोसोम मुख्तलिफ है। लेकिन जो नीचे वाले सेल हैं, यहाँ पे क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो चुकी है। तो दोनों केस हो सकते हैं। या ये सेल बन सकते हैं या ये सेल बन सकते हैं। दोनों में आप देखेंगे क्रोमोसोम डिफरेंट है। इसमें क्रोमोसोम दोनों में डिफरेंट है और इसमें क्रोमोसोम क्या है? डिफरेंट है। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है वो चेंज है, वो रैंडम है, वो फिक्स नहीं है। यानी कि ये हमेशा से ऐसा नहीं होगा कि यही सेल बनेंगे। इस सेल के अंदर क्रोमोसोम की जो अरेंजमेंट है वो चेंज भी हो सकती है, क्रोमोसोम जो है वो मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। इसके नतीजे में क्या बनेगा? वाइड रेंज ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स बहुत ज़्यादा बन सकते हैं। जाहिर है जब क्रोमोसोम अपने आप को बहुत से तरीक़ों से अरेंज करेंगे और सेपरेट होंगे तो बहुत ज़्यादा तरह के टाइप्स के सेल बनेंगे, गैमेट्स बनते हैं। इसके बाद ये तो दोनों फिनोमिना है, इनका क्या फ़ायदा होगा? बोथ दिस फिनोमिना प्रोड्यूस वेरिएशंस एंड मॉडिफिकेशन। जो नए सेल बनेंगे उसमें वेरिएशंस आती हैं, मॉडिफिकेशन आती हैं। इट इज़ द बेस ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ साथ किसी भी ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज आ जाना। जब क्रॉसिंग ओवर होगी और जब ये क्रोमोसोम की रैंडम असॉर्टमेंट होती है, तो जो नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उसमें चेंजिंग आ जाती है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्पीशी में चेंज आ जाता है। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? एवोल्यूशन का नाम देते हैं। पहले ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगा, फिर उन ऑर्गेनिज्म से आगे ऑर्गेनिज्म में चेंज आएगा। ये चेंज जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलता रहेगा। इस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं? एवोल्यूशन। तो मज़ीद इसका क्या फ़ायदा होगा? जो भी नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पेसिफिक होते हैं, ख़ास होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं और यूनिक होते हैं। उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूनिक होती हैं। अपने पेरेंट्स यानी कि प्रोजेनी ऑफ सेम पेरेंट्स, एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। हालांकि जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, भाई बहन हैं, वो भी आपस में मुख्तलिफ होते हैं।
क्योंकि वो सेम नहीं होते। क्यों सेम नहीं होते हमने ये डिस्कस कर लिया, नॉट आइडेंटिकल। म्योसिस के अंदर जो म्योसिस का प्रोसेस है वो किस में होता है, एनिमल्स में होता है। एनिमल्स में कहाँ पे होता है, सेक्स सेल फॉर्मेशन, यानी कि एनिमल्स के अंदर जब गैमेट्स को बनाया जाता है तब म्योसिस का प्रोसेस होता है। और प्लांट्स में कब होता है, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे होता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट कर दिया जाता है और रिस्टोर कर दिया जाता है, क्योंकि म्योसिस में हमने पढ़ा था क्रोमोसोम नंबर को हाफ किया जाता है, लेकिन जैसे ही दोबारा फर्टिलाइजेशन होती है तो क्रोमोसोम नंबर को रिस्टोर कर लिया जाता है। इसको यहाँ पे समझते हैं दोबारा। हमने पढ़ा था म्योसिस के अंदर क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर दिया जाता है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास ये डिप्लॉयड सेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, जैसे ही म्योसिस 1 होगी, क्रोमोसोम जो हैं वो यहाँ पे 2 सेल बनते हैं। इसमें क्रोमोसोम 23 हैं, इसमें क्रोमोसोम 23 हैं। अब जैसे ही ये म्योसिस 1 का प्रोसेस हुआ, जैसे ही म्योसिस 2 होती है, जैसे ही आपके पास म्योसिस 2 का प्रोसेस होता है तो इसमें 4 सेल्स बन जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। और तमाम सेल्स में क्रोमोसोम हाफ होते हैं, यानी कि इसके अंदर भी 23 होंगे। तमाम सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 23 हैं। ये सारा काम कब किस में होता है जी, गैमेट्स के अंदर होता है, सेक्स सेल में होता है। अब यानी कि इसी से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, और यहीं से क्या बनेगा, एग बनेगा। एग के अंदर भी कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम। स्पर्म के अंदर भी कितने होते हैं जी, 23 क्रोमोसोम होते हैं। अब दोबारा जब ये आपस में कंबाइन करेंगे, स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो जाइगोट बन जाता है, और इसको हम क्या नाम देते हैं जी, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में जो क्रोमोसोम नंबर है वो दोबारा क्या बन जाता है, 46 बन जाएगा। 23 क्रोमोसोम एग से आ रहे हैं और 23 क्रोमोसोम कहाँ से आ रहे हैं जी, स्पर्म से आ रहे हैं। जब ये कंबाइन करेंगे, जो नया इंडिविजुअल बनेगा उसमें क्रोमोसोम नंबर क्या आ जाएंगे, 46 आ जाते हैं। तो इस तरह फर्टिलाइजेशन के नतीजे में क्रोमोसोम नंबर को दोबारा रिस्टोर कर लिया जाता है, और क्रोमोसोम नंबर हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जितने भी ऑर्गेनिज्म आगे प्रोड्यूस होते रहेंगे। आज हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह इस क्रोमोसोम नॉन डिस्टिंक्शन।